Hello friends, class 8th. Again I am here for teaching you the geography first chapter. Again I am repeating this chapter. Resources, जैसा कि हम जानते हैं, whatever we see around us, जो कुछ हम अपने चारों ओर देखते हैं. अब क्या देखते हैं हम अपने चारों ओर? हम देखते हैं मिनरल्स को, हम देखते हैं रिवर्स को, फॉरेस्ट को. ये सभी क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेस हैं. अब रिसोर्सेस हम दो भागों में बांट सकते हैं देखा जाए तो. एक तो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेस और एक होते हैं मैन मेड रिसोर्सेस, यानी जिन्हें मैन बनाता है. वो भी नेचुरल रिसोर्सेस की मदद से ही बनाता है. तो वो संसाधन जो हमें फ्री गिफ्ट ऑफ फ्री नेचर है, जैसे वाटर है, एयर है, मिनरल्स हैं. एयर, वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ये क्या है? दीज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. यही तो रिसोर्सेस हैं. सनलाइट है, वो भी एक रिसोर्स का काम करेगी. सनलाइट इज ऑल्सो ए रिसोर्स. तो हमने देखा इन रिसोर्सेज का यूज हम अर्ली पीरियड से करते आ रहे हैं. वी आर यूटिलाइजिंग फॉर ह्यूमन एज वेल एज फॉर एनिमल्स. अगर सनलाइट ना मिले क्रॉप्स को तो मुझे नहीं लगता कि क्रॉप्स हो पाएंगी. जैसा कि हमने एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ा था, सनलाइट ज़रूरी है, रेनफॉल ज़रूरी है, फर्टिलिटी ज़रूरी है, टेम्परेचर ज़रूरी है. तो अगर हम देखें अपने घरों में, अगर हम देखें यहाँ पर मोना और राजू जो दो भाई बहन हैं, वो अपनी मम्मी की मदद कर रहे थे, अपने घर साफ़ कर रहे थे. जब हम घर साफ़ करते हैं, बेसिकली हम अपने घरों में क्या देखते हैं कि हमारे घरों में बहुत सारे कपड़े होते हैं, बर्तन होते हैं और फूड ग्रेन अनाज होते हैं, हनी की बोतल है, किताबें हैं. ये सब रिसोर्सेस ही तो हैं. अब सबके घरों में मुझे लगता है कि यही सब क्या होते हैं, सिमिलैरिटी रहती है कि सभी के घरों में क्लोथ होते हैं, सभी के घरों में टेलीविज़न होती है, रेफ्रिजरेटर होता है, और क्या कहते हैं, खाने पीने के सामान होता है, फूड अनाज रखा होता है. या किचन में हम देखते हैं अचार होता है, हनी होता है, चीनी होती है. सब रिसोर्सेस हैं जो क्या है, ह्यूमन ने मैन मेड रिसोर्सेस हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. मम्मी ने कहा, और ये सभी रिसोर्सेस ही हैं. व्हाट इज ए रिसोर्स? अब क्वेश्चन अगर हम करें कि रिसोर्स क्या है, ऑल दोज थिंग विच वी लुक अराउंड अस, जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, और विच दे आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं कुछ, वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं. क्योंकि रिसोर्सेज को हमने दो भागों में बांट दिया, मैन मेड रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स. जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं. वॉज राजू क्वेश्चन टू अम्मा एनीथिंग दैट कैन बी यूज. अब रिसोर्स क्या है, वो सब कुछ जो हम अपने, हर वो चीज़ जो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करती है. एवरीथिंग वट एवर वी लुक अराउंड अस दैट सेटिस्फाई अवर नीड्स, जो हमारी आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करती है, वही तो रिसोर्स है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है. अम्मा ने कहा लुक अराउंड. अगर हम अपने चारों ओर देखें, हम ऑब्जर्व करेंगे कई सारी जो चीज़ें हैं, कई सारे जो संसाधन हैं हमारे आसपास. जो पानी हम पीते हैं जब हमें प्यास लगती है, यानी कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति तो कर रहा है, हमारी प्यास बुझा रहा है पानी, इसलिए वो रिसोर्स है. और अगर वहीं पर पोल्यूटेड वाटर है जो हमारी प्यास नहीं बुझा रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि उस पानी को रिसोर्स कहना थोड़ा टिपिकल होगा. इट विल बी ए टिपिकल फॉर अस टू कॉल सच वाटर विच इज पॉल्यूटेड एंड विच इज नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग, दैट कैन नॉट बी कंसिडर एज ए रिसोर्स. इलेक्ट्रिसिटी जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. तो हमारे घरों में क्या कर रही है, लाइट प्रोवाइड कर रही है.
तो वो भी तो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, हमारी नीड्स को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। वाटर हम ड्रिंक करते हैं थ्रस्टी होने पर, वो भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अलावा जो रिक्शा हम यूज करते हैं जो हमें घरों तक पहुंचाता है, यानी जो बस आती है, रिक्शा में हम जाते हैं, हमारे घर तक या स्कूल तक ले जा रहा है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर रहा है, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। मेरे कहने का अर्थ है जो संसाधन, जो रिसोर्सेज हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं वही तो संसाधन है। हम पेड़ों से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, उससे हम जूस बनाते हैं, यानी कि दैट ट्रीज आर ऑल्सो रिसोर्सेज। द लैंड इज ऑल्सो ए रिसोर्स, क्योंकि उसमें हमें क्रॉप्स होती है या हम अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं, हम उसमें बिल्डिंग्स बनाते हैं, स्कूल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, रेलवे ट्रैक्स बनते हैं, एयरपोर्ट्स बनते हैं। ऑल रिसोर्सेज, जैसे टेक्स्ट बुक जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये टेक्स्ट बुक क्या कर रही है, हमारी नीड्स को पूरा कर रही है, यानी हमें नॉलेज प्रोवाइड कर रही है। हमें पता चलता है कि संसाधन क्या है, तो कहीं ना कहीं नॉलेज दे रही है ये टेक्स्ट बुक हमें। ये सभी रिसोर्सेस हैं। मैं इसको मैन मेड रिसोर्स भी बोल सकता हूँ, जो हमें नॉलेज प्रोवाइड कर रही है, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है। हमारी ज़रूरत है ये बुक इस टाइम पे। कभी कभी ऐसा होता है वे, योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक, आपके पापा क्या करते हैं, बहुत ही टेस्टी नमकीन बनाते हैं आपके लिए, जो मतलब आपकी इससे क्या होती है, आपको स्वादिष्ट लगती है वो, तो कहीं ना कहीं आपका पेट भरता है, यानी आपकी नीड्स को, आपकी मतलब चाहत को पूरा कर रही है वो नमकीन। फ्रेश वेजिटेबल और ताज़ी सब्जियां जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, अब मार्केट से ज़्यादा क्या बेटर रहेगा कि आपको ताज़ी सब्जियां कब अवेलेबल होंगी, जब आप अपने घरों में सब्जियां उगाएंगे, तभी तो मार्केट से ज़्यादा ताज़ी सब्जियां आपको अपने गार्डन में अवेलेबल होंगी, गार्डनिंग करेंगे जब आप। और ये सभी क्या हैं, रिसोर्सेस हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जो संसाधन, उनको संसाधन बोला जाता है। अगर अब हम देखें, जैसे हमें वाटर देखा है, इस अर्थ में वाटर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स माना जाता है, रिन्यूएबल है, वो रिन्यू हो सकता है, और एक ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के लिए, और जो फ्लोरा एंड फोना हम कहेंगे, फ्लोरा फूल पत्तियों को, पेड़ों को, और फोना जानवरों को बोलते हैं। जो फ्लोरा एंड फोना है उनके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी हम देखते हैं, यूज करते हैं, आज बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम घरों में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें लाते हैं, जैसे मोबाइल है, रेफ्रिजरेटर है, टेलीविज़न है, या अदर तरह के म्यूजिक सिस्टम है, हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो उसे नहीं चला सकते हैं। रिक्शा है जो हम देखते हैं हमारे ट्रैवलिंग के लिए जो ज़रूरी है, या हम बस कह सकते हैं, या टैक्सी कह सकते हैं, या एक ट्रक्स में जिसमें हम सामान को लोड करके ले जाते हैं, वो भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। सब्जियां हैं, टेक्स्ट बुक है, वो क्या है, बहुत ही कॉमन है। दे ऑल हैव बीन यूज यू बाई यू, वो सभी चीज़ें हर ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा हर घर में देखी जाती है। अगर हम फूड की बात करें, फूड ग्रेन्स की बात करें, अनाज सीरियल्स की बात करें, राइस है, वीट है, पल्स है, या हनी है, या पिकल है, अचार जिसे बोलते हैं, ये सभी घरों में अवेलेबल होता है, क्योंकि ये आदमी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और ह्यूमन बींग्स के लिए ज़रूरी भी हैं। ये एक हमारी ह्यूमन बींग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, फूड है, वाटर है, क्लोथ है, फूड, वाटर, क्लोथ, और जहाँ पर हम स्टे करते हैं, हाउस, वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दे ऑल हैव बीन यूज, और इनमें क्या होती है, इसीलिए हमें लगता है कि ये क्या है, यूटिलिटी है, इनमें उपयोगिता है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट, ये एबिलिटी है एक, और यूटिलिटी एक ऐसी चीज़ है
जिसमें क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट यानी वस्तुओं को या सब्सटेंस को, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस एक ही चीज होता है, उसे क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं, जो हमारे द्वारा यूज की जाती हैं। ऑल थिंग्स मतलब चीजें, दैट थिंग्स विच इज यूज बाय ह्यूमन बींग्स विच इज कैपेबल टू सेटिस्फाई अवर नीड्स, हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करती है। पानी हमारी प्यास बुझा रहा है, भोजन हमारी भूख को शांत करता है, टैक्सी से हम इधर से उधर जा सकते हैं, मोबाइल से हम बात कर सकते हैं। तो ये भी एक क्या है, रिसोर्स ही है, जो हमारी क्या कहते हैं, ज़रूरतों को पूरा करता है। और हमारा जो जीवन है, हमारी लाइफ जो है, कंफर्टेबल बनाते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो रिसोर्सेज जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वो सभी चीज़ें संसाधन के रूप में यूज की जाती है। हम संसाधनों को हमें जुटाना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, जो रिसोर्सेज हैं, अर्ली पीरियड में हमें इन रिसोर्सेज के बारे में पता नहीं था। वी वर अननोन कि ये रिसोर्सेज हमारे लिए इतने यूज़फुल होंगे कि हम एक रॉकेट बनाएंगे और हम उससे चाँद पे चले जाएंगे और वहाँ पर हम एक टेलीस्कोप रखेंगे, या हम क्या कहते हैं, इस तरह के कपड़े बनाएंगे जो एस्ट्रोनॉट पहनते हैं। अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। एस्ट्रोनॉट के जो कपड़े होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कॉमन कपड़े पहन के नहीं जाते हैं वहाँ। तो ये भी क्या है, एक रिसोर्सेस ही हैं। या हम एरोप्लेन में बैठ के जाएंगे या हेलीकॉप्टर में जाएंगे, वो क्या कर रहा है, हमारी जो ट्रैवलिंग प्रॉब्लम्स है, हम एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पहुंच सकते हैं। ये चीज़ें जो समथिंग है, कोई भी चीज़ जो है एक रिसोर्स कैसे बन जाती है, कब बनती है। हम देखते हैं प्लास्टिक जार होते हैं, हम कहीं से पानी ला सकते हैं उससे, यानी कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हेल्पफुल है, वो भी एक रिसोर्स है। राजू ये जानना चाहता है कि कोई भी जो चीज़ है, अभी ये काफ़ी थिंकेबल थिंग्स है कि कोई भी चीज़ आखिर रिसोर्स कैसे बनती है। राजू ये जानना चाहता है। अम्मा ने ये बताया बच्चों को कि थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। कोई भी थिंग्स रिसोर्स तब बनती है जब ह्यूमन बीइंग ये सोचता है कि उसकी वैल्यू है। अगर हमें लगे कि उसकी वैल्यू नहीं है तो आई थिंक कि वो रिसोर्स नहीं बन पाएगा। इट यूज और यूटिलिटी गिव्स इट वैल्यू। इसका जो उपयोगिता है वही इसको क्या देता है, वैल्यू देता है, इम्पोर्टेंस देता है। अगर हमें लगता है कि वो क्या है, उसका जो यूज है, कोई यूज है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, तब उसकी वैल्यू है किसी भी चीज़ की। आज हम देखते हैं एक लैंड की वैल्यू क्यों है, क्योंकि हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम इसमें एग्रीकल्चर करते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन इसी में करते हैं, इंडस्ट्रियाँ इसी में इस्टेब्लिश होती हैं, फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है, मिनरल्स हमें इसी से मिलते हैं, फॉरेस्ट हम इसी में लगाते हैं। इस वजह से जो लैंड नेचुरल रिसोर्स है, जो हमारी ज़रूरतों को इतने प्रकार से पूरा करता है। जो लैंड है, अगर हम लैंड को देखें, लैंड किस किस प्रकार से हम देख सकते हैं। अभी जो सभी संसाधन हम देखते हैं, उन सभी संसाधनों में, सभी रिसोर्सेज में कुछ न कुछ वैल्यू होती है उसकी, ह्यूमन बीइंग्स के लिए या इस नेचर के लिए। एक रिसोर्स की इस नेचर के लिए भी कोई वैल्यू होती है। जैसे हम कह सकते हैं फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट की इस नेचर के लिए भी वैल्यू है, क्योंकि ये फॉरेस्ट ही हैं जो क्या करते हैं, वाटर को रिसाइकिल करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, बारिश को लेके आते हैं, सूखा नहीं पड़ता है, ग्रीनरी आती है। तो कहीं ना कहीं एक रिसोर्स की मदद से हम दूसरे रिसोर्स को वैल्यूएबल बनाते हैं, ये भी हमें पता है। रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज होते हैं बहुत सारे रिसोर्सेस। हम कपड़े तब बना सकते हैं जब हमारे पास कॉटन या जूट रॉ मटेरियल्स के रूप में अवेलेबल है, या सिल्क
सिल्क, कॉटन, जूट। हम इससे क्या कर सकते हैं, क्लोथ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। यानी एक रॉ मटेरियल का यूज हम अगले चीज़ को इम्प्रूव मॉडिफाई करने के लिए या उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही मस्टर्ड प्लांट का यूज हम मस्टर्ड ऑयल बनाने में कर सकते हैं, या शुगर केन का यूज हम शुगर बनाने के लिए या जैगरी बनाने के लिए कर सकते हैं। हमें ये पता चल रहा है कि एक रॉ मटेरियल का यूज हम अगले रिसोर्स को बनाने में करने में सक्षम हैं, कैपेबल हैं हम लोग। अब कुछ रिसोर्सेस हम देखते हैं, बहुत सारे रिसोर्स। अगर हम यहाँ की बात ना करें सिटी एरिया की, तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर रिसोर्सेज जो होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। इकोनॉमिक वैल्यू का अर्थ है कि उनकी जो डिमांड होती है बिजनेस पर्पज के लिए इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा होती है। इंडस्ट्री में जिन रिसोर्स की या जिन मिनरल्स की, मिनरल्स क्या है, मिनरल एक रिसोर्स है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। मिनरल भी तो रिसोर्स ही है, तो उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ मिनरल्स ऐसे, यहाँ मैं मिनरल्स कहना चाहूँगा रिसोर्स के बदले, कुछ मिनरल्स ऐसे हैं या रिसोर्स ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू या इंडस्ट्री के लिए, या हम देखेंगे कि वो ज़्यादा सा ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, उतनी नहीं होती। एग्जाम्पल, मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। एक मेटल जो है, अगर मिनरल्स की बात करें, उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू इंडस्ट्री के लिए या कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो सकता है। जबकि एक लैंडस्केप कहें हम, जो ब्यूटीफुल भूदृश्य है, सुंदर भूदृश्य है, कहीं की सीनरी है, उसका ज़्यादा एक इकोनॉमिक वैल्यू नहीं हो सकता इन कंपैरिजन टू मिनरल का। मान लो किसी जगह पर गोल्ड माइनिंग है, तो एक गोल्ड माइनिंग का किसी ब्यूटीफुल लैंडस्केप के मुकाबले में ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू होगा, ये आप भी जानते हैं। इकोनॉमिकली हम देखते हैं कि कौन सी चीज़, कौन सा रिसोर्स एक ह्यूमन बींग्स के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जो एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप को एडमायर करें। नैनीताल की बात करें तो कुछ लोग हो सकते हैं कि नैनीताल को ब्यूटी को देख के वहाँ जाना पसंद करें, एज ए टूरिस्ट वहाँ जाएं, वो वहाँ घूमें। मान सकता हूँ कि एक टूरिस्ट इनकम देगा वहाँ पर उस एरिया में, लेकिन जितना एक मेटल देगा, अब कर्नाटक में कोलार की खाने हैं, वहाँ गोल्ड माइनिंग्स होती है, तो गोल्ड का ज़्यादा वैल्यू है, 98% वहाँ गोल्ड निकलता है। तो बेसिकली कर्नाटक को ज़्यादा फायदा है गोल्ड को सेल करके, बेच के, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ब्यूटी ऑफ नैनीताल। नैनीताल की ब्यूटी के मुकाबले में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ ऐसे ही बहुत ज़्यादा रिसोर्स हैं। राजस्थान में से कॉपर निकाला जाता है, तो कॉपर से ज़्यादा फायदा है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ब्यूटी ऑफ एनी प्लेस, किसी जगह की सुंदरता के मुकाबले में। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट। लेकिन ये भी कहता है कि दोनों ही ज़रूरी है, दोनों ही तो क्या करते हैं, नीड्स को पूरा कर रही हैं। अगर कहीं पर हम हिल स्टेशंस में जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी सही है, फेवरेबल क्लाइमेट है वहाँ की, हमारी हेल्थ अच्छी है, तो बेसिकली दोनों ही तो हमारी नीड्स को पूरा कर रही हैं। किसी जगह की अगर सुंदरता है, सुंदर जगह है, तो वहाँ पर ज़्यादा लोग क्या होंगे, ज़्यादा लोग बसेंगे, वहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से उसका क्या होगा, विकास होगा, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होगा, स्कूल खुलेंगे वहाँ पर, हॉस्पिटल खुलेंगे वहाँ पर। तो इस तरह से क्या होगा, वहाँ जीवन स्तर जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ेगा। वहाँ का जो जीवन स्तर है, लोग हैं वहाँ ज़्यादा अच्छी तरह से वहाँ पर अपनी लाइफ को सरवाइव करेंगे। वैल्यू में इस बात जो हमने देखा, सम रिसोर्स कैन बिकम इकोनॉमिक वैल्यूएबल। समय के साथ कुछ की तो इकोनॉमिक वैल्यू होती ही है, और कुछ मिनरल्स की या कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू समय के साथ होती है, टाइम के अकॉर्डिंग होती है। योर ग्रैंड मदर होम रेमेडीज हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू। ऐसा हो सकता है तुम्हारी दादी जो होम रेमेडी यानी जो घरेलू नुस्खे हैं, यानी अगर कोई दवा जानती है, किसी बीमारी का ट्रीटमेंट जानती है,
या कोई दवा अवेलेबल है किसी ट्रीटमेंट के लिए, किसी इलाज के लिए कोई घरेलू नुस्खा जानती है तो जिसकी कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है, यानी कि एक बिजनेस पर्पस के लिए या जो फाइनेंशियली उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कॉमर्शियल वैल्यू, बट दे आर पेटेंट, यदि वो पेटेंट करती है यानी कि कुछ अपनी ऐसी बुक छाप देती है, पेटेंट करती है जिससे कि वो लोगों को बताए अपने नुस्खों को, जैसे कि वो किताबों में अगर वो नुस्खे छापती है कि उसके जो नुस्खे हैं, जो होम रेमेडीज हैं, दूसरा ना चोर ले, दूसरा उसके नुस्खों को चोर के अपनी कोई किताब ना छाप ले, इसको बोलते हैं पेटेंट। ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं या आयुर्वेदिक, बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक हर्बल प्लांट हैं जिनका एक बहुत ज़्यादा वैल्यू है ह्यूमन के ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, जो शायद किसी व्यक्ति को पता हो, लेकिन हो सकता है उसकी वहाँ पर इकोनॉमिक वैल्यू, कॉमर्शियल वैल्यू ना हो उस टाइम, लेकिन वो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू के लिए क्या कर सकता है, पेटेंट करा सकता है, एंड उसको मेडिकल फॉर्म को, जो मेडिकल फॉर्म होती है उसको क्या कर सकते हैं, बेच सकता है वो नुस्खा जो उसे पता है, और मेडिकल फॉर्म उसके लिए क्या करेगी, उस नुस्खे के लिए उसको पैसे दे देगी और वो फिर वो उसका प्रोडक्शन करेगी। जो घरेलू नुस्खे हैं, जो ज़रूरी है, जो लोगों को बताए जा सकते हैं बुक के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, या कुछ ऐसी दवाएं बनाई जा सकती हैं जो ह्यूमन के लिए ज़रूरी है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो होम रेमेडीज जानते हैं, घरेलू नुस्खे जानते हैं, घरेलू इलाज जानते हैं, जो हम घर बैठे अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं घरेलू दवाओं से, मसालों से। हल्दी, टर्मरिक जैसे है, तुलसी है जैसे घर में हम यूज करते हैं, और आंवला हम यूज करते हैं, तो हम इसकी क्या कहते हैं, अभी कॉमर्शियल वैल्यू नहीं जानते हैं, तो इनकी कॉमर्शियल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, यानी बिजनेस पर्पज़ के लिए जो हमें क्या कर सकता है, एक अच्छा इस्टेब्लिश कर सकता है सोसाइटी में कि हम किसी फॉर्म को, किसी मेडिकल फॉर्म को जो दवाई बनाती है उसको हम क्या कर सकते हैं, ये नुस्खे दे सकते हैं, इससे हमारी अर्निंग हो जाएगी। इफ़ दे आर पेटेंट और सोल्ड, और दे कुड, और इसकी क्या हो सकती है, इकोनॉमिक वैल्यू। लेकिन जब तक उसने अपने होम रेमेडी घरेलू नुस्खों को, फॉर्म को नहीं दिया या नहीं बेचा, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो तो दादी के पास ही है, दादी के दिमाग में है वो, और वो केवल कुछ मेंबरों को ही बता पाती है उसके बारे में, उसका कोई वैल्यू नहीं है उस टाइम, जब तक कि वो अपने इस घरेलू नुस्खों को किसी मेडिकल फॉर्म को पेटेंट नहीं करा देती है। पेटेंट कराने के बाद फिर और क्या कर सकते हैं, कोई दूसरी फॉर्म क्या कर सकती है, उस मेडिकल फॉर्म की जैसा प्रोडक्शन नहीं कर सकती है, उसके नाम से नहीं कर सकती है, जो दवाएं वो मेडिकल फॉर्म बनाएगी उस दादी की होम रेमेडी की मदद से। तो इकोनॉमिक वैल्यू उसकी तब है जब मेडिकल फॉर्म उसको क्या कर रही है, अपने उसमें ले रही है, प्रोडक्शंस कर रही है दवाओं का। टाइम आज अगर हम देखें, जो समय है और जो टेक्नोलॉजी है आज के टाइम पर काफ़ी बदल गया है। आज जो समय है, हम कह सकते हैं समय परिवर्तित हो गया है, लेकिन समय तो अपने टाइम से चल रहा है। टेक्नोलॉजी ज़रूर बदल गई है, तो टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया है, उस समय को हमें ऐसा रियलाइज कराया है कि टाइम चेंज हो गया, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आई है। अर्ली पीरियड में, एंशियंट पीरियड में उतनी टेक्नोलॉजी शायद हमारे पास नहीं थी। हम एग्रीकल्चर को ही देखें, आज हम ट्रैक्टरों से या बड़ी बड़ी मशीनों से हार्वेस्टिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ऐसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आज हम यूज कर रहे हैं, ऐसे केमिकल हम डाल रहे हैं जो क्या है एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमारे लिए हैं, जिससे क्या कर रहा है, हमारा जो चेंज है, कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स, जो सब्सटेंस को यानी चीज़ों को एक संसाधन में बदल रहा है। आज टेक्नोलॉजी के आने से हम बहुत जल्दी डिगिंग कर सकते हैं और हम माइनिंग करके इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। ज़्यादा हमारा टाइम, इससे क्या है, इन टेक्नोलॉजी की मदद से हमारा टाइम भी बचता है आज की डेट में, जो क्या है लोगों की ज़रूरतों के लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों की आवश्यकताएं, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो सीमित नहीं हो गई हैं। टेक्नोलॉजी के बनने से क्या हो गया है,
तो जो पीपल हैं, जो दमसेल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक पीपल खुद भी तो एक रिसोर्स है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, लेकिन एक पीपल को मैं रिसोर्स तभी कहूँगा जब वो अपने आइडियाज से, अपने नॉलेज से कुछ इन्वेंशन या डिस्कवरी करे, दैट लेट द क्रिएशंस ऑफ मोर रिसोर्स, जिससे कि अदर रिसोर्स को हम क्रिएशन करें, अन्य संसाधन भी हम बनाएं, अन्य नेचुरल रिसोर्सेस या रॉ मटेरियल की यूज से हम एक नया रिसोर्सेस अपने लिए तैयार करें जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। तब अगर ह्यूमन जो है अपना स्किल और नॉलेज का यूज नहीं कर पा रहा है तो ह्यूमन को एक रिसोर्स नहीं कहा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इंडिया में हम देखते हैं बहुत सारे जो लोग हैं अनस्किल्ड हैं, अनएजुकेटेड है, ट्रेंड नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं है उनके पास, या उनके पास कोई ऐसी वोकेशनल डिग्री नहीं है जो कि एज ए इंजीनियर ज़रूरी होती है। तो इस कंडीशन में एक मैन को, ह्यूमंस को रिसोर्स कहना ठीक नहीं होगा। अगर कोई इन्वेंशन करता है, अब इन्वेंशन कब करेगा? जब उसके पास नॉलेज होगा तभी तो इन्वेंशन करेगा, तभी तो खोज करेगा वो। जैसे नई नई दवाओं की, अभी कोरोना दवाई की खोज चल रही है, तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट जो है, जो डॉक्टर्स हैं, वो सर्च कर रहे हैं। तो ये कब करेगा? जब उसके पास क्या होगा? कुछ विचार होगा, ज्ञान होगा, तभी तो डिस्कवरी करेगा वो। दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर। इससे क्या हो सकता है? हम अदर रिसोर्सेस बना सकते हैं। हर डिस्कवरी जो है, जो खोज होती है, जैसे दुनिया में कई देशों की खोज की गई, कई मिनरल्स की, खनिजों की खोज की गई, और हर डिस्कवरी और इन्वेंशन से क्या होता है? इस हर डिस्कवरी, जो खोज है और जो आविष्कार है, जो हम बनाते हैं चीज़ों को, मैनी अदर प्रोसेसेस वाल इन्वेंशन ऑफ व्हील, जैसे डिस्कवरी ऑफ फायर बल्ब, जैसे अन्य एक डिस्कवरी या खोज से क्या हो रहा है? कई सारे अन्य चीज़ें जुड़ी होती हैं। जैसे जो डिस्कवरी है, अगर हम आग की डिस्कवरी की बात करें, पहले आग नहीं थी, आदमी कच्चा भोजन बना के खाता था। ऐसा कहा जाता है कि दो पत्थरों में रगड़ होने से उसने चिंगारी देखी, स्पार्कल देखा, स्पार्क हुआ। अगर हम दो पत्थरों को या कुल्हाड़ी को किसी पत्थर में तेजी से मारें तो क्या होता है? चिंगारी जैसी आती है। तो उससे उसने एक आइडिया लगाया, डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज हुई। लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, और इस तरह से उन्हें पकाने का उनका आइडिया बना। जैसे जब आग की खोज हुई, बेसिकली कहा जाता है कि एक बार अर्ली मैन्स, बहुत सारे जो आदि मानव थे, एक जगह पर बैठे थे और अचानक से जंगल में आग लगी। और जंगल में जैसे एक अचानक से आग लगी, उस टाइम तो अर्ली मैन बहुत आग से डरा करते थे, दूर दूर जाते थे। तो बेसिकली कुछ जानवर वहाँ उस आग में भून गए, यानी मर गए, जल गए। और तो जब अर्ली मैनों ने वो शिकार खाया तो उनको बहुत टेस्टी लगा, और इसी से उन्हें ये पता चला कि जो रोस्टेड है, भुना हुआ जो मांस है, वो ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इस तरीके से उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि एक जो मांस है उसको पका के खाना उनके लिए ज़्यादा टेस्टी है। और आग के आविष्कार के बाद तो उन्होंने भोजन को एक जगह पर पका के खाना स्टार्ट किया, रोस्ट करना स्टार्ट किया उन्होंने। एंड अदर प्रोसेस वाल इन्वेंशन ऑफ व्हील, ऐसे ही जो पहिए का आविष्कार हुआ, अल्टीमेटली डेवलपमेंट ऑफ न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक यातायात का एक नया मोड, यानी एक नया तरीका लोगों में पता चला। जैसे पहिए का, जैसे पहिया गोल होता है, तो गोल चीज़ क्या, उन्होंने रियलाइज़ किया कि गोल चीज़ सड़क में ज़्यादा तेज़ी से रोल करती है इन कंपैरिजन टू एक सिलेंड्रिकल चीज़ के मुकाबले। कोई अगर सिलेंड्रिकल चीज़ है, ऐसी चीज़ है, तो ऐसी चीज़ के मुकाबले में उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये गोल चीज़ है जो वो क्या करती है। तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई सिलेंड्रिकल चीज़ है इस तरह की, तो इसको अगर हम रोल करें सड़कों पर, ये इसका जो मूवमेंट होगा वो स्लो होगा इन कंपैरिजन टू व्हील। तो व्हील का अगर हम मूवमेंट देखें तो जो व्हील है वो तेज़ी से क्या होगा? रोल करेगा, आसानी से, तेज़ी से। तो इस तरीके से आइडिया आया कि
जैसे पुराने टाइम पर ब्लॉक कार्ड बनाए जाते, तो ब्लॉक कार्ड भी जो बड़े ब्लॉक कार्ड थे इसके नीचे क्या कर देते था, व्हील लगा दिए जाते थे, जिससे क्या है जो ब्लॉक ऑक्स है उसको आसानी से खींच सकता था। तो अगर इसको आसानी से अगर हम ऑक्स के ऊपर लगाएं तो इसमें सामान आसानी से वो फिर ले जाते थे 4 व्हीलों की मदद से। तो बेसिकली हम देखते हैं कि कितना एक इजी हो गया व्हील को इन्वेंशन करने से, एक पहिए का आविष्कार करने से, गोल पहिए को बनाने से। ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन करना, जैसे लकड़ी के पहिए बनाए गए, उसके बाद लेटर ऑन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई रबड़ के बनाने लग गए, फिर व्हीकल बनने लगी, ऑटोमोबाइल्स नई नई गाड़ियां बनने लगी। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं, आपने डिफरेंसेस देखा होगा, एक जो ट्रक के पहिए होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें सामान ज़्यादा होता है तो उसमें लोड ज़्यादा पड़ता है तो उनके ज़्यादा। और एक कार होती है, कार के पहिए क्या होते हैं, छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू ट्रक्स। ट्रक्स के पहियों के मुकाबले में कार के पहिए बहुत छोटे होते हैं और बसों के पहिए थोड़ा बड़े होते हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट तब आया जब पहिए का आविष्कार हुआ। और इस तरीके से अल्टीमेटली जो रिजल्ट रहे इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो टेक्नोलॉजी की है, इस टेक्नोलॉजी से हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का आविष्कार, बिजली बनी, बिजली को बनाना सीखा, टरबाइन मशीनें बनी किसी तरीके से, और बड़े बड़े प्लांट बनाए गए, पावर प्लांट बने, डैम्स कंस्ट्रक्ट हुए, और इस तरीके से एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर, और जो बहता हुआ पानी था तेजी से, उसमें हमने एनर्जी को क्या किया, कंज्यूम किया, इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस में बदला, उसी एनर्जी को हमने वेस्ट नहीं जाने दिया। जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन हैं, रिसोर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। जो रिसोर्स हैं 3 भागों में अगर हम क्लासिफाइड करें, एक तो होते हैं नेचुरल में, दूसरा ह्यूमन मेड होते हैं, और तीसरा ह्यूमन। ह्यूमन भी खुद एक रिसोर्स है। तो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जैसे मैंने बताया था बिगिनिंग में, वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स हैं, एयर है, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स हैं। ऐसे ह्यूमन मेड है, जो भी हम देखते हैं अपने घरों में, क्लोथ्स हैं, कॉम्ब है, यूटेंसिल हैं, बर्तन वगैरह हैं, बुक्स हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हैं ये, जो हमारी नीड्स को पूरा कर रहे हैं। और ह्यूमन भी, क्योंकि ह्यूमन स्किल की मदद से, नॉलेज की मदद से, टेक्नोलॉजी से और अदर रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकता है, इसलिए ह्यूमन को भी रिसोर्स माना गया है। नेचुरल रिसोर्स की अगर हम बात करें, जो प्रकृति के द्वारा हमें फ्री गिफ्ट मिला हुआ है, जिसके लिए हमें कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है। रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, वो चीज़ें हैं जो क्या है, नेचर से ड्रॉन करते हैं, नेचर से प्राप्त करते हैं हम, ली जाती हैं या खींची जाती हैं, यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन। जो हमें नेचर से मॉडिफिकेशन से नहीं मिलती है हमको, बल्कि वो इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलती है। जो भी मिनरल्स हम देखते हैं वो हमको इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलती है। द एयर, जो हवा है जो हम लेते हैं, वी ब्रीथ, पानी जो नदियों में अवेलेबल है या झीलों में है, और मिट्टी में हमें मिनरल्स मिलती हैं, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेस हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज, इसमें से जो रिसोर्सेस हैं वो लगभग सभी, तो यहाँ जितने बताए गए हैं, प्रकृति के द्वारा हमें गिफ्ट के रूप में मिले हुए हैं। ये प्रकृति का हमारे लिए उपहार है, इसलिए हम इसको उपहार बोलते हैं, जो प्रकृति ने हमें फ्री दिया है। जैसे हम एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, इसके लिए हमें पेमेंट थोड़ी करनी पड़ती है, पैसा थोड़ी चुकाना पड़ता है। हम नेचुरल रिसोर्सेज से वाटर लेते हैं इरिगेशन के लिए या अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, ये भी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। कैन बी यूज डायरेक्टली, क्योंकि वो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सनलाइट है, हम फ्री यूज करते हैं। इन सम केस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, कुछ केसेस में जो हमें फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मिले हुए हैं, जैसे वाटर है या मिनरल्स हैं,
जो टेक्नोलॉजी की मदद से मे बी नीडेड टू यूज नेचुरल, इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा और ज़्यादा यूटिलाइज बनाते हैं इन औजारों की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से। और इससे हम, इसका जो तरीका है हमारे लिए किस तरीके से बेस्ट तरीका हो सकता है जिससे कि हम उसको और ज़्यादा हमारे लिए एडवांटेजियस बनाए किसी भी रिसोर्सेज को। ये हम पे डिपेंड करता है, हमारी स्किल पर डिपेंड करता है कि हम किसी नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं और हमारी किस तरीके से, कितने तरीकों से वो हमारे लिए एडवांटेजियस हो सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम आज देखते हैं, आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप। नेचुरल रिसोर्स को हम कई तरीके से क्लासिफाई करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग ग्रुपों में। वो डिपेंड करता है कि उसके विकास का स्तर क्या है, डेवलपमेंट का स्तर क्या है, लेवल क्या है, ओरिजिन कैसा है उसका, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। बेसिकली हम देखेंगे, अगर हम डेवलपमेंट के आधार पर देखें, यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड टू ग्रुप। अगर हम विकास को देखें कि एक रिसोर्सेज जो हैं वो हमारी ह्यूमन नीड्स को कितना सेटिस्फाई कर पा रहा है, या हम उन रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजी की मदद से कितना यूटिलाइज कर पाए हैं आज की डेट में, तभी उसको हम एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स में हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। एक्चुअल रिसोर्स की अगर हम बात करें, एक्चुअल रिसोर्स उन्हें बोलते हैं व्हिच क्वांटिटी, जिसकी हमें क्वांटिटी पता है कि कितनी क्वांटिटी में वो वहाँ पर अवेलेबल हैं, मात्रा पता है उनकी। दीज रिसोर्स आर बी यूज इन प्रेजेंट, ये रिसोर्सेस प्रेजेंट में यूज किए जाते हैं। द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल, तो जिनकी क्वांटिटी हमें पता है वो एक्चुअल रिसोर्स कहलाते हैं, वास्तविक संसाधन जिसे हम कहेंगे। तो जो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है, कहीं पर भंडार हैं, जैसे कोल के डिपॉजिट है, कोयले के, रूर रीजन, रूर कहलाता है, जर्मनी में बहुत फेमस इलाका है रूर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोयला अवेलेबल है जर्मनी में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भंडार हैं कोयले के। और ऐसे ही पेट्रोलियम के भंडार है वेस्ट एशिया में, क्योंकि हमें वहाँ कितनी मात्रा में वो अवेलेबल है ये पता है। पश्चिमी जो एशिया है वहाँ पर पेट्रोल के भंडार हैं। ऐसे ही दक्कन का जो पठार है भारत का, वहाँ पर डार्क सॉइल, भुरभुरी मिट्टी पाई जाती है, महाराष्ट्र में है ये दक्कन का पठार। ये सभी क्या है, एक्चुअल रिसोर्स के एग्जाम्पल है, बिकॉज वी नो द क्वांटिटी, हमें इनकी क्वांटिटी पता है कि कितनी मात्रा में वहाँ अवेलेबल है वो, और कब तक हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको रिसोर्स हम यूज कर सकते हैं। इन रिसोर्सेज को हमारे ह्यूमन नीड्स के लिए वैल्यूएबल है हमारे लिए। पोटेंशियल रिसोर्स की अगर हम बात करें, और ये जो एक्चुअल रिसोर्स है यूटिलाइज कर भी रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट या इंडियन की गवर्नमेंट, इन रिसोर्सेज को हम डे टू डे यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। पोटेंशियल रिसोर्स अगर हम देखें, आर दोज, ऐसे रिसोर्स हैं पोटेंशियल आर दोज व्हिच एंटायर क्वांटिटी, जिसकी पूरी क्वांटिटी हमें पता नहीं है। वहाँ रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं, बट वी डोंट नो द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन एनी पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर प्लेस में जो मिनरल्स अवेलेबल हैं, एंड दे आर नॉट बीइंग यूटिलाइज, और उसको यूटिलाइज भी नहीं किया गया है। शायद हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं है, ऐसा स्किल नहीं है हमारे पास, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, जिसके कारण हम उसको, उस जगह के मिनरल्स को यूज नहीं कर पा रहे। तो दैट इज नोन ए पोटेंशियल, क्योंकि हमारे पास उसकी क्वांटिटी भी पता नहीं है। जिसकी क्वांटिटी पता है वो एक्चुअल है कि कितनी मात्रा में है, जिसकी क्वांटिटी हमें पता नहीं है वो क्या है, पोटेंशियल रखता है। एक पोटेंशियल तो है कि वहाँ हो सकता है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने से हम उसको अभी एट द प्रेजेंट हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। द रिसोर्स कुड बी यूज इन फ्यूचर, अब हो सकता है कि इन फ्यूचर में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आए, ऐसी मशीनरीज आए, या ऐसा स्किल हम डेवलपमेंट करें कि फ्यूचर में हम इन रिसोर्स को, जो पोटेंशियल रिसोर्स हैं, वो सामर्थ्य रखते हैं जो उनको यूज कर सकें। अगर द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी का स्तर है, हमारे स्किल का और नॉलेज का जो स्तर है, लेवल है, वो वी हैव एट प्रेजेंट में नॉट बी एडवांस, इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है जितना
डेवलप्ड कंट्रियों के पास उच्च टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा स्किल है, उस लेवल का नॉलेज, उस लेवल का स्किल शायद अभी इंडिया में हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए ये रिसोर्सेस हमारे लिए पोटेंशियल रिसोर्सेस कहलाएंगे। नॉट बी एडवांस इनफ टू ईजिली यूटिलाइज, जिससे कि हम इसको ईजिली यूटिलाइज करें। जैसे एग्जांपल, जो इंडिया में लद्दाख में आजकल यूनियन टेरेटरी है लद्दाख, वहाँ यूरेनियम पाया जाता है जो बहुत ही वैल्यूएबल मिनरल है। ये पोटेंशियल रिसोर्स का एग्जांपल है। तो शायद भविष्य में हम इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास यहाँ ऐसा स्किल नॉलेज अवेलेबल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हम ऐसा इम्प्रूव करें कि फ्यूचर में हम लद्दाख जैसे इलाके में भी इंफ्रास्ट्रक्चर ले जाके अपना टेक्नोलॉजी ले जाके यूरेनियम को यूटिलाइज कर सकें। इसलिए जो यूरेनियम है वो एक पोटेंशियल रिसोर्स कहलाएगा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी भी हमें पता नहीं है और दूसरा हमारे पास टेक्नोलॉजी और स्किल भी नहीं है। दो चीज़ें हमारे पास नहीं है, क्वालिटी हमें पता नहीं है, क्वांटिटी हमें पता नहीं है। क्वालिटी तो हम इम्प्रूव करेंगे। हाई स्पीड अगर हम बात करें विंड की, तेज़ी से चलने वाली जो हवाएं हैं वो भी एक पोटेंशियल रिसोर्स हैं। आज से 200 साल पहले हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तेज़ी से हवाएं चलती थी, काफ़ी तबाही मचाती थी। आज हम देख रहे हैं टुडे दे आर एक्चुअल रिसोर्स कहलाती हैं वो। आज क्यों कहला रही हैं वो एक्चुअल रिसोर्स? क्योंकि आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम उन विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। हमारे पास विंड मिल है जो जैसे नीदरलैंड है, हम नीदरलैंड में देखें तो वहाँ बहुत सारी विंड मिलें हैं। यहाँ भारत में भी नागरकोइल है तमिलनाडु में और गुजरात कोस्ट में। वहाँ हम इन हवाओं को जो विंड मिल की मदद से हम इसको कंजर्व करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। इसमें आज हमारे लिए वो एक्चुअल रिसोर्स हो गए। सपोज करो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, तो हम इन जो विंड एनर्जी है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो वो पोटेंशियल रिसोर्स कहला रहा होता। पर आज हम इसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो दैट इज ए एक्चुअल रिसोर्स, जिसकी हमें क्वांटिटी भी पता है। अब अगर हम बात करें बेटा बेस ऑन देयर ओरिजिन के आधार पर, जो उसका ओरिजिन है आज की डेट में, रिसोर्स को हम 2 भागों में बांटेंगे इस ओरिजिन के बेसिस पर। तो ओरिजिन उत्पत्ति के आधार पे देखें, जो उत्पत्ति है इन संसाधनों की, एबायोटिक है, अजैविक और बायोटिक जैविक, जिसको इसको एबायोटिक अजैविक बोलते हैं, बायोटिक को जैविक बोलते हैं। एबायोटिक रिसोर्स हुए हैं अजैविक संसाधन जो नॉन लिविंग है, जिनमें लाइफ नहीं होती है, वाइल बायोटिक रिसोर्स हुए हैं जो लिविंग बींग्स हैं, जैसे फ्लोरा एंड फौना है, जैसे एनिमल्स हैं और फॉरेस्ट वगैरह हैं। और सॉयल रॉक्स की अगर हम बात करें, ये क्या कहलाएंगे? एबायोटिक कहलाएंगे। जैसे मिट्टी है, चट्टाने हैं और मिनरल्स खनिज हैं, एबायोटिक अजैविक हैं, इनमें लाइफ नहीं है, जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर भी हैं। और अगर हम प्लांट की, जिसको हम फ्लोरा बोलते हैं, प्लांट्स और फ्लावर को फ्लोरा कहा जाता है, एनिमल को फौना कहा जाता है, ये बायोटिक रिसोर्स हैं। हम ह्यूमन बींग्स, हम भी तो बायोटिक रिसोर्स में आएंगे। नेचुरल रिसोर्सेस अगर हम देखें, अभी हमने ओरिजिन के बेसिस पे बांटा इनको। अगर हम इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेस को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल यानी जिसको हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल, और नॉन रिन्यूएबल जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल, ये याद रख सकते हैं आप। रिन्यूएबल रिसोर्स जिसे कि हम नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं और नॉन रिन्यूएबल को हम कन्वेंशनल बोलते हैं। यू कैन राइट इन योर कॉपी कि रिन्यूएबल क्या है? नॉन कन्वेंशनल, और नॉन रिन्यूएबल क्या है? कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो आपको कन्वेंशनल में बोलेंगे तो कन्वेंशनल है नॉन रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स जो हैं वो रिसोर्स हैं विच गेट रिन्यू, जो हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं या रिप्लेनिश कर सकते हैं, जो क्विकली नेचर में दोबारा से हम प्राप्त कर सकते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, कुछ इसमें क्या होते हैं? अनलिमिटेड हैं एंड नॉट अफेक्टेड, ह्यूमन एक्टिविटी से जो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं। जैसे बहुत सारे ट्रीज हैं, अगर हम पॉल्यूशन कर दें किसी जगह पर, थोड़ा सा एयर पॉल्यूशन कर दें, तो नेचर क्या कर दे, खुद ही वहाँ से वो स्मोक दूर कर देगी, तो आसानी से जो रिप्लेनिश हो जाते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, उनमें से बहुत सारे अनलिमिटेड हैं जो मानव की एक्टिविटी से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टीडल एनर्जी है,
जियोथर्मल एनर्जी है, ये क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। सोलर एनर्जी हम रोज ही यूज़ करते हैं, सच एज सोलर और विंड। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्स, लेकिन अगर हम केयरलेस लापरवाही से यूज कर रहे हैं इन रिन्यूएबल रिसोर्स को, कई बार हम क्या करते हैं, केयरलेस लापरवाही करते हैं, केयरलेस होते हैं हम। जैसे पानी के लिए हम केयरलेस होते हैं कि यार ये तो रिन्यूएबल है, दोबारा से क्या होगा, साफ हो जाएगा, या दोबारा इस अर्थ में रिसाइकिल होके हमें अवेलेबल मिलेगा। अंडरग्राउंड वाटर के रूप में अवेलेबल होता है, रिसाइकिल होके ही क्या करते हैं, समुद्र का पानी मिट्टी जंगल और ये क्या करते हैं, स्टॉक को अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट किया है। बहुत ज़्यादा लापरवाही से हमने रिन्यूएबल रिसोर्स को यूटिलाइज किया है। तो जब लापरवाही की है हमने, तेज़ी से हमने बहुत पेड़ों को काटा है, रेकलेसली, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हुआ है। एफॉरेस्टेशन के मुकाबले में अगर एफॉरेस्टेशन भी होता तो बैलेंस हो जाता, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होने से, अर्बनाइजेशन होने से, रोड कंस्ट्रक्ट होने से हमने क्या किया है, रेकलेसली, बहुत अंधाधुंध तरीके से हमने पेड़ों को काट दिया है। मिट्टी को हमने क्या कर दिया है, पॉल्यूटेड कर दिया है, उसमें न्यूट्रिशनल कम हो गए हैं, प्रोडक्शंस कम हो रहा है, पानी भी हमने पॉल्यूट कर दिया है। तो इससे क्या है, इसका जो स्टॉक है इस अर्थ पर वो ज़्यादा प्रभाव डाला है उसने। वाटर कहीं ना कहीं एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है माना, लेकिन जो शॉर्टेज हो रहे हैं आज तेज़ी से, अगर हम पेड़ काटते जा रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, तो अंडरग्राउंड वाटर भी क्या हो रहा है, सूखता जा रहा है। और जितने नेचुरल वाटर सोर्सेज हैं, प्राकृतिक जल स्रोत हैं हमारे, झरने वगैरह, तालाब वगैरह, नदियाँ वगैरह, उसमें भी क्या हो रहा है कि जो पानी है, पानी का जो मात्रा है, टेबल है, जो टेबल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर हम कहेंगे, वो क्या हो रहा है, तेज़ी से आज की डेट में घटता जा रहा है। और ये संसार में हर जगह पर एक पानी की जो प्रॉब्लम है, एक्यूट प्रॉब्लम है। कहीं ऐसा नहीं, क्राइसिस चल रही है और पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, तो वाटर में हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा है। और आजकल जॉइंट फैमिली की जगह सिंगल फैमिलीज हो चुकी है, तो पानी को ज़्यादा लोग यूटिलाइज करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर हर कोई अपने घर में यूज कर रहा है, बारिश हो नहीं रही है, तो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो बहुत तेज़ी से कम हो गया है। पेड़ ज़्यादा कट गए हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसको कि कन्वेंशनल रिसोर्स भी बोला जाता है, याद रखिएगा, वो नॉन रिन्यूएबल वे हैं विच हैव लिमिटेड स्टॉक। ये अनलिमिटेड स्टॉक में है, ठीक है, लेकिन हमारी लापरवाही से हमने क्या कर दिया है, बहुत सारे रिसोर्स को हमने पॉल्यूट कर दिया है, यानी कि उनकी जो स्ट्रेंथ है उसमें थोड़ा कमी आ गई है, चाहे लैंड हो या वाटर हो, लिमिटेड स्टॉक में है। और ये पॉल्यूशन ज़्यादा करते हैं, ये पॉल्यूशन नहीं करते हैं, जो रिन्यूएबल है वो पॉल्यूशन नहीं करते हैं, नॉन कन्वेंशनल है। जो नॉन रिन्यूएबल यानी कन्वेंशनल है वो पॉल्यूशन करते हैं। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड, ये नॉन एग्जॉस्टेड हैं, नष्ट नहीं होते हैं, और रिप्लेनिश, दोबारा से रिप्लेनिश हो जाते हैं, ये रिप्लेनिश नहीं होते हैं। और एग्जॉस्टेड है, नष्ट हो जाते हैं एक बार यूज करने के बाद। ये कोयला है, पेट्रोलियम है, आफ्टर यूजिंग वंस इट एग्जॉस्टेड, इट में टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हज़ारों साल लग जाते हैं इसको रिन्यू होने में। रिन्यू तो होते हैं, लेकिन जिस तेज़ी से रिन्यूएबल होते हैं उस तेज़ी से नॉन रिन्यूएबल रिन्यू नहीं होते हैं, रिप्लेनिश भी नहीं। इनको रिप्लेनिश होने में, यानी पेट्रोल डीजल के अगर हम देखें, इसका कंजर्व जो है, इसका जो फॉर्मेशन होता है हमारी अर्थ के अंदर, जो फॉसिल फ्यूल भी माना जाता है, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, दीज आर फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन है। यानी कि पुराने अर्ली पीरियड में जो हमारे पास पेड़ थे यहाँ पर और जो जानवर थे वो दब गए, उनके दबे अवशेषों से, उनके जो बोन्स थे या उनकी जो स्किन्स थी, हम क्या करते हैं, आज जो हम पेट्रोल निकालते हैं या आज जो हमें कोल प्राप्त होता है, वो इन्हीं प्लांट के द्वारा या इन्हीं एनिमल्स के द्वारा, जो अवशेष जो ज़मीन के अंदर दब गए, तो अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने से, बहुत ज़्यादा हीट होने से वो इस पेट्रोल में कन्वर्ट हो गए, ऐसा माना जाता है।
सिंस द पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ, और जो ये पीरियड होता है 1000 ईयर्स का या 500 ईयर्स का, 500 साल का, 200 साल का, ये आदमी की लाइफ से ज़्यादा होता है। यानी कि अगर एक ह्यूमन बीइंग बहुत तेज़ी से इन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का यूज कर रहा है और केयरलेसली कर रहा है, तो अपनी लाइफ पीरियड में ही वो क्या करेगा, इनको खो देगा और हमारे पास इन रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, क्योंकि इनके जो रीजनरेट होने में जो इनको टाइम लगेगा वो एक ह्यूमन लाइफ से बहुत ज़्यादा साल। सच रिसोर्स आर कंसिडर्ड, और ऐसे रिसोर्सेज जिसमें रिप्लेनिश होने में, रिन्यू होने में ह्यूमन लाइफ से बहुत ज़्यादा 3 टाइम्स ज़्यादा ईयर्स हमें कंज्यूम करने पड़ेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी केयरफुली इन कन्वेंशनल रिसोर्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा। आज हम पेट्रोल डीजल इन ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि आप गाड़ी चलाना तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल तो यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन एक ऑप्शन ढूंढा जा रहा है कि इन फ्यूचर में जब ये पेट्रोल या डीजल एग्जॉस्ट हो जाएगा रिप्लेनिश होने में, तो शायद इतना टाइम लगे कि आदमी जीवित ही ना बचे, उस दौर के लोग ही ना बचें। तो एक ऑप्शन ढूंढा जा रहा है इसके लिए। एक जेट्रोफा एक पौधा होता है जिससे फ्यूल बनाया जाता है गाड़ियों को चलाने के लिए, और जोजोबा और जेट्रोफा 2 ऐसे प्लांट हैं जिनकी खेती की जा रही है अब इंडिया में, जो इन फ्यूचर में एक फ्यूल बनाने के टारगेट से इनको खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर हम देखें कोल और पेट्रोलियम को, आज हम कोल देखते हैं, ये क्या है, एग्जॉस्टेबल है, रिप्लेनिश नहीं होता, दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश इजीली, इट टेक थाउजेंड्स ईयर टू रिप्लेनिश वंस अगेन फॉर यूटिलाइज। पेट्रोल और नेचुरल गैस जो प्राकृतिक गैस है, जो हमने घरों में सिलेंडरों में यूज करते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके नॉन रिन्यूएबल के। नॉन रिन्यूएबल अजैविक संसाधन जिसे बोलते हैं, ये जैविक संसाधन है। रिन्यूएबल ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर रिसोर्सेज को बांटें, 2 भागों में बांटेंगे, एक है यूबिक्विटस और एक है लोकलाइज। अब यूबिक्विटस रिसोर्स कौन है या और लोकलाइज रिसोर्सेज कौन से हैं? यूबिक्विटस और लोकलाइज बोलेंगे, सॉरी, यूबिक्विटस और लोकलाइज रिसोर्स दे आर फाउंड एवरीवेयर, वो रिसोर्स जो हर जगह अवेलेबल है, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये तो हर जगह अवेलेबल है। हम कहीं भी जाएं, किसी भी देश में जाएं या किसी भी इंटीरियर इलाके में जाएं, किसी भी देश के इंटीरियर इलाके में जाएं, हमें हर जगह सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी अवेलेबल हो जाएगी, जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। वो रिसोर्स जो दैट फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाई जाती है। जैसे हवा है, हवा भी हर जगह पाई जाएगी, वाटर भी पाई जाता है लगभग हर जगह पर, एयर, वाटर, वी ब्रीथ, और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं हवा, ये यूबिक्विटस है। बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेस, लेकिन ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक निश्चित जगह पर ही पाए जाते हैं, हर जगह पर नहीं पाए जाते। अब मिनरल्स हर जगह पर तो अवेलेबल नहीं है, तो जो रिसोर्सेज हर जगह नहीं फाउंड पाए जाते हैं, किसी सर्टेन निश्चित इलाके में ही पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं कॉपर। जैसे आयरन ओर है, तांबा है और आयरन ओर है, लोकलाइज कहलाएंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अब हम देखें जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है गॉड किसी नेचुरल रिसोर्स का, जैसे कहीं पर वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में वाटर अवेलेबल होता है, कहीं पर मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, या वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे फिजिकल फैक्टर हैं, या कैसी वहाँ की क्लाइमेट होती है, या सॉइल फर्टिलिटी कैसी होती है उस जगह की, ये फिजिकल फैक्टर में आते हैं। जैसे तराइंस, वहाँ का जो इलाका स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तराइंस या स्लोप्स है, आइदर प्लेन्स है या अदर माउंटेन इलाका है वहाँ का,
या रॉकी इलाका है यानी पथरीला भाग है। जो रॉकी, कई जगह हम देखते हैं कि रॉकी स्ट्रक्चर होता है, पथरीला होता है वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वहाँ का। क्लाइमेट हम देखते हैं, और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कहते हैं लैंड या सी लेवल से हाइट, कितनी हाइट है उसकी, दैट इज कॉल्ड ए एल्टीट्यूड कहते हैं ज्योग्राफी की लैंग्वेज में। जो डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं रिसोर्सेज का, वो अनइक्वल है। जो भी रिसोर्सेज हम देख रहे हैं, आइदर मिनरल्स देख रहे हैं, आइदर हम फॉरेस्ट देख रहे हैं या वाटर देख रहे हैं, जो रिसोर्स हैं इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है इस अर्थ में, वो इक्वल नहीं है। कहीं पर फॉरेस्ट ज़्यादा है, कहीं पर वाटर अवेलेबल है, कहीं पर मिनरल्स ज़्यादा है, या कहीं पर स्लोप्स ज़्यादा हैं, कहीं पर मैदानी भाग ज़्यादा है, पर्वतीय भाग कहीं पर ज़्यादा है। दीज फैक्टर्स डिफर, और ये जो फैक्टर होते हैं इस अर्थ में किसी नेचुरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी को भी क्या कर सकते हैं, अंतर आता है। इसी कारण से ह्यूमन मेड जो रिसोर्स हैं, मानव संसाधन, समटाइम हम देखते हैं जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं वो कब बनते हैं रिसोर्स, ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म है, जब उनका जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो मूल स्वरूप है उसका, वो बदल जाता है। आयरन ओर जो है, आयरन ओर अगर वैसे ही पड़ा रहे तो उसको हम जब तक हम चेंज ना करें, तब तक ओरिजिनल फॉर्म से जब तक हम चेंज ना करें, मैन के लिए यूजफुल नहीं है। वो वाज नॉट ए रिसोर्स। ये रिसोर्स तब तक नहीं कहलाएगा जब तक कि अनटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन, जब तक कि उस आयरन ओर से उस आयरन ने निकले। क्योंकि आयरन के प्रकार होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और लिटेराइट, 4 प्रकार का आयरन ओर होता है। इससे आयरन कंटेन किया जाता है। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स, और जो पीपल होते हैं जो इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम अगर मैं आयरन की ही बात करूं, या फिर लाइमस्टोन, चूना पत्थर से, चूना पत्थर की मदद से और जिप्सम की मदद से, सीमेंट जो बनाया जाता है उसकी मदद से बिल्डिंग्स बनाते हैं हम, ईंटें बनाते हैं, ईंटों की मदद से बिल्डिंग्स ईंटों की मदद से, आयरन की मदद से, सीमेंट की मदद से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। तो चाहे हम ईंट बना रहे हैं मिट्टी से, सॉइल से, या हम आयरन प्राप्त कर रहे हैं आयरन ओर से, या हम सीमेंट बना रहे हैं जिप्सम से, या चूना पत्थर उसमें मिक्स करे, जो चूना पत्थर होता है, लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन मिलाया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। बिना इसके तो हम कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते। नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स, ये एक ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाएंगे। जैसे हम देखते हैं बिल्डिंग्स वगैरह हमने देखी जो अपने चारों ओर, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में बहुत बड़ी बड़ी 100 मंजिली, 400 मंजिली, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हम देखते हैं। पुल देखते हैं हम, नदी में पुल बनाया जाता है, या सड़कें बनाई जाती है, कोई भी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं या गाड़ियाँ होती हैं, जो ये सभी जो चीज़ हम देखते हैं अपने चारों ओर, वो ह्यूमन द्वारा बनी है। नेचुरल तो जो है हवा है नेचुरल, वाटर है नेचुरल, मिनरल्स है नेचुरल, सोलर एनर्जी है नेचुरल। नेचुरल अलग चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिल रही है, जो ज़रूरी है हमारे ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए। लेकिन मैन मेड भी ज़रूरी है जो ह्यूमन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एडवांटेजेस है। जैसे नेचुरल क्या है, लैंड है, तो जो हम क्रॉप्स उगा रहे हैं वो भी तो नेचुरली है, लेकिन इसमें ह्यूमन क्या कर रहा है, अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है। ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज़ से क्रॉप्स को उगा रहा है। इसी तरीके से हम देखते हैं जो ह्यूमन, जो टेक्नोलॉजी जो है ऑल्सो, आज की डेट में अगर हम टेक्नोलॉजी देखें, टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं कोई नई मशीनरी, कोई नया स्किल टेक्नोलॉजी का काम करता है, कोई नया नॉलेज। जैसे आज ह्यूमन बींग्स जो है अपना जो ट्रीटमेंट कराता है उसके लिए भी बहुत बड़ी बड़ी ऐसी मशीनें बनी हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जिससे हम अपनी बीमारी को प्री स्टेज में पता कर लेते हैं, और इससे हमें एक बीमारी को डायग्नोस करने में, कोई पेशेंट को डायग्नोस करने में
काफ़ी हेल्पफुल होता है। एक्सरेज वगैरह हम करते हैं, सीटी स्कैन हम करते हैं। तो मेडिकल फील्ड में भी हम देखें कि नई टेक्नोलॉजीज आई हैं। हम एग्रीकल्चर्स में देखते हैं नई नई मशीनें हैं, ट्रैक्टर्स हैं या बड़े हार्वेस्टिंग मशीनें हैं जो क्या करती हैं, हार्वेस्ट भी खुद ही कर देती हैं। ह्यूमन बींग को ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर हमने आलू लगाए हैं, आलू का कल्टीवेशन किया है तो खुद ही हम आलू क्या करते हैं, ऐसी मशीनें हैं आलू खोद के खुद ही वो मशीन में एक जगह इकट्ठा भी हो जाती हैं। तो टेक्नोलॉजी से सही भी है कि ह्यूमन का जो टाइम है, टाइम भी बचा है, टाइम कंज्यूम हुआ है, टाइम बच गया है। दूसरा, काम भी फास्ट हुआ है। दो नंबर, तीसरा प्रोडक्शन भी बढ़ा है। यानी टाइम बचा है, प्रोडक्शन फास्ट हुआ है, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है। टेक्नोलॉजी जो है एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। सम पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज। हम कुछ पीपल जैसे कि हम खुद भी जो हैं, लाइक अस, हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। मेक ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाने के लिए मैंने बताया था बिगिनिंग में, ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को मैन मेड रिसोर्सेज में यूटिलाइज करता है। ईंटें बनाते हैं हम, सॉइल से बनाते हैं, या कोई हम अपने घरों में चेयर बनानी है हमने, या कुछ अदर यूटेंसिल बनाने, अभी जो भी नेचुरल मिनरल्स हमें अवेलेबल होते हैं, या कॉपर हमें अवेलेबल होता है, जैसे हमें कॉपर अवेलेबल है या सिल्वर अवेलेबल है, हम उसे बर्तन बनाने के काम आते हैं। वो हम अपने ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में काफ़ी हेल्पफुल माने जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। द नेक्स्ट topic of this chapter we will tell you in a next video. Thank you for listening me.